नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस है और वो भी पीवाईक्यू बेस्ड है, जो मेनली एसएससी सीजीएल के 2025, 2024, 2023 वाले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उनमें से टॉपिक वाइज टॉप चुनिंदा क्वेश्चन चुने गए हैं और यहाँ करते हैं हम स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रियम्बल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पॉलिटी का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को डैश घोषित करती है। इंग्लिश में देख लेते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ। तो जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इसमें पहला प्रियम्बल पढ़ते हैं। तो प्रियम्बल में जो चर्चा है भारत के संविधान की वो कैसी है? वो है SSSTR, मतलब सोवर्ण, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पे ढूंढ लो कहाँ पे है। सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। विच वर्ड्स वर एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय पे। वो 42वां संविधान संशोधन था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसमें 3 वर्ड्स प्रियम्बल में ऐड किए गए थे और वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, मतलब भारत संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया? ये याद रखना। अंगीकृत कब किया गया? जब हमारा संविधान बन के रेडी हुआ था, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच वॉज हेल्ड द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किस विवाद या किस केस में ये माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, जिसमें 13 जज बेंच बैठी थी और उसमें 7-6 के रेशियो से ये पास किया गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है। तो केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्रियम्बल बिगिंस विद विच वर्ड्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो भारतीय संविधान की शुरुआत जो होती है, प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है, हम भारत के लोग से होती है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला आ जाते हैं हम पार्ट 2 में, देखते हैं सिटीजनशिप। ये किसमें है? इसकी चर्चा संविधान के भाग 2 में है, जिसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक संविधान का भाग 2 है, जिसमें नागरिकता की चर्चा है। और नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकहरी नागरिकता है। तो और इसमें ये भी आता है कि किन किन मेथडों से हम प्राप्त कर सकते हैं, किन किन मेथडों से हम रिनंशिएट कर सकते हैं, मतलब हम त्याग कर सकते हैं, हमारी नागरिकता जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप? तो भाग 2 हमने देखा, भाग 2 जो है वो सिटीजनशिप से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। आर्टिकल 5 से 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो सिटीजनशिप से संबंधित है। 8वां क्वेश्चन है। हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजन्स बाय लॉ? तो इसमें नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है नहीं, और राज्य विधानमंडल का कोई रोल है नहीं, क्योंकि नागरिकता भारत में एकहरी है, तो पार्लियामेंट का इसमें रोल है। क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया फॉलोज विच प्रिंसिपल रिगार्डिंग सिटीजनशिप? भारत नागरिकता के संबंध में किस सिद्धांत का पालन करता है? तो भारत डुअल सिटीजनशिप तो करता नहीं है, मैंने बताया अभी कि भारत ने नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। और वहां से कौन सी नागरिकता ली है? सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की चर्चा किसमें है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्वेश्चन नंबर 10। द सिटीजनशिप एक्ट वाज एनेक्टेड इन।
मतलब नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था? क्योंकि हम जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम संविधान के टाइम पे तो था नहीं। जब वो 1955 में पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया, तो वही पूछा है कि द सिटीजनशिप एक्ट वाज एनेक्टेड इन, कब किया गया ये? 1955 में। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की चर्चा क्या है, कहाँ है? फंडामेंटल राइट्स की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किए जाते हैं। तो यही है मौलिक ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये देखते हैं किस पार्ट में है, ये भाग 3 में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये भाग 3 में है, और ये कहाँ से प्रेरित है? ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया वर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? तो यही है आगे क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये अमेरिका के संविधान, यूएसए के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ? ये हम जब अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं, आर्टिकल 14 में दो चीजों की चर्चा होती है, एक होती है इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक होती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों की चर्चा किसमें? अनुच्छेद 14 में है। अब देख लो, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया? इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये यूके के संविधान से लिया गया है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया। तो ये यूके के संविधान से, और ये इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो वो लिया गया यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस। तो आर्टिकल 17 में किस चीज की चर्चा है? अनटचेबिलिटी ऑफ लॉ। तो ये अनटचेबिलिटी की चर्चा है आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा अनुच्छेद नागरिकत्व को 6 स्वतंत्रता की गारंटी देता है? नागरिकत्व को फ्रीडम टू सिटीजन्स कौन गारंटी करता है, विच आर्टिकल? तो ये आर्टिकल 19 जो है, इसमें 6 तरह के स्वतंत्रता की चर्चा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, ये वाला। इसके बाद जो है सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, कहीं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। पहले इसमें आर्टिकल 19 में 7 तरह की स्वतंत्रता थी, जिसमें एक ये राइट टू प्रॉपर्टी भी था, 19(1) का एफ वाला, सब क्लॉज एफ वाला। तो उसमें से ये हटा दिया गया, अब टोटल 6 है। तो आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता हमें प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 में इसकी चर्चा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A किसका प्रावधान करता है? अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार का प्रावधान करता है, राइट टू एजुकेशन। ये कब जोड़ा गया? ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2002 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 18, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज कवर्ड अंडर आर्टिकल्स। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के अंदर अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। तो आर्टिकल 23 एंड 24। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर? तो ये किसमें चर्चा है इसकी? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक कौन लगाता है? ये अनुच्छेद आर्टिकल 23 में इसकी चर्चा है, मानव तस्करी और जबरन पर श्रम लगाता है। और आर्टिकल 24 में किस चीज की चर्चा है? कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी हाजर्डवस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अनुच्छेद 25 में किसकी चर्चा है? रिलीजन की चर्चा है, किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये वाला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 21 में हमने देखा ही है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 23 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है,
आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन, मतलब अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसमें नियोजित करने पर रोक लगाता है? ये रोक लगाता है किसमें? कोई भी हजार्डवस एक्टिविटी हो, मतलब खतरनाक कार्य गतिविधि हो, उसमें। ऑल टाइप्स ऑफ वर्क में नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ वर्क में तो नहीं करवाते, मतलब नहीं रोक लगाता है। ये रोक लगाता है फैक्ट्रीज, माइंस, हजार्डवस एम्प्लॉयमेंट में। आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऊपर में हमने चर्चा की आर्टिकल 25 में किसकी चर्चा? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो मौलिक अधिकार के आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत इसकी चर्चा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं। विच आर्टिकल्स गिव्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन? कौन सा अनुच्छेद अंत्यकरण की स्वतंत्रता, एक सेकंड, कौन सा अनुच्छेद अंत्यकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता देता है? तो ये आर्टिकल 25 मतलब अनुच्छेद 25 इसकी हमें गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर कवर्ड अंडर, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब यह कि अगर कोई भी राइट हमारा फॉलो नहीं होता है, किसी की अवहेलना होती है, वायलेशन होता है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसी की चर्चा आर्टिकल 32 में है। क्वेश्चन नंबर 25, हु डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो ये वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इसकी हार्ट एंड सोल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। तो बी आर अंबेडकर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विच रिट लिटरली मीन्स यू मे हैव द बॉडी? किस रिट का शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर हो, मतलब सशरीर प्रस्तुत 24 घंटे में जो होता है उसी रिट की चर्चा है। और वो रिट है हाबियस कॉर्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक बार हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 32 में कितने प्रकार के रिट की चर्चा है। 5 प्रकार के रिट की चर्चा है, जिसमें कौन कौन से हैं? एक है हाबियस कॉर्पस, एक है मेंडेमास, एक है कोवेरेंटो, एक है प्रोहिबिशन और एक है सर्ट्योरेरी या सर्ज्योरेरी, जो भी बोल लो। तो इस 5 रिट की चर्चा है आर्टिकल 32 में। इसका अर्थ है कि किसी भी परिस्थिति में अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है इस मामले में, और इसकी सुनवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच रिट इज इशूड टू कमांड अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स लीगल ड्यूटी? किस रिट द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है? तो ये वही है कि आदेश देना, परमादेश, मैंडेमस में इसकी चर्चा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? सशरीर प्रस्तुत करना 24 घंटे में। कोवेरेंटो में है बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस अथॉरिटी से तुमने ये कार्य किया है। और सर्ट्योरेरी में क्या है कि जब कोई, ये मेनली जो होता है अपर कोर्ट वो लोअर कोर्ट पे, या अपर जुडिशियल बॉडी लोअर जुडिशियल बॉडी पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 27 का है, ये पब्लिक अथॉरिटी को लीगल ड्यूटी के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? वो मैंडेमस जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, which fundamental right was removed from the list of fundamental rights by the 44th constitutional amendment? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो इस टाइम जनता दल की सरकार थी। तो इनने जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, तो 7 में से एक को रिमूव करके लीगल राइट्स बना दिया। राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन द्वारा
मौलिक अधिकार से निकालकर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, मतलब लीगल राइट्स बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, मतलब आर्टिकल 300 के ए में जोड़ दिया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर। अब अगला पार्ट देखते हैं हम डीपीएसपी से, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसकी चर्चा किस में, इसकी चर्चा भाग 4 में है, और ये कहाँ से लाया गया है, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं, ये तो देखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। डीपीएसपीज वर इंस्पायर्ड किससे है ये? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं डीपीएसपी हैं, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल? कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो ये आर्टिकल 38 जो है। आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की चर्चा इन रिलेशन टू द डीपीएसपी। आर्टिकल 38 में यही है कि स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 40 में क्या है? विलेज पंचायत है, जो किस पे बेस्ड है? गांधीयन प्रिंसिपल पे। आर्टिकल 44 में क्या है? यूसीसी है, यूनिवर्सल सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? मतलब आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 40 विलेज पंचायत से रिलेटेड है। विलेज पंचायत किस पे बेस्ड है? गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये हमेशा याद रखना बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 33। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में, मतलब आर्टिकल 44 में इसकी चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आर्टिकल 48A अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन से संबंधित है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। पंचायत आर्टिकल 40 से। जुडिशरी किससे? जुडिशरी का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, एजुकेशन का भी इसमें कोई रोल ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत माने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेशन, तो आर्टिकल 50 में आ जाएगा। एजुकेशन वाला तो अब आर्टिकल 21A में है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संशोधित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? कौन सा अनुच्छेद सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है? तो ये आर्टिकल 39A, मतलब आर्टिकल 39 का क्लोज ए जो है, इसमें इसकी चर्चा है, अनुच्छेद 39A। क्वेश्चन नंबर 36। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें मेंशन्ड है? तो ये अनुच्छेद 51A। भाग कौन सा है? भाग 4A। और अनुच्छेद कौन सा? 51A में। कितने प्रकार की है? टोटल 11 है। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। एक कब जोड़ा गया? एक 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड बाय द विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो ये 42वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, सॉरी 1976 में जोड़ा गया था। और उस टाइम कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे, एक बाद में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 38। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो ये यूएसएसआर के संविधान से, मतलब रशिया के संविधान से इंस्पायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 39। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करंटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? अभी टोटल कितने? 11 हैं। पहले कितने थे? 10 थे। एक कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। कौन सी संविधान संशोधन से? 86वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो ये 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया 2002 में। क्वेश्चन नंबर, अब आगे जाते प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव की चर्चा इसमें आर्टिकल 52 से 78 तक भाग 5 है। आर्टिकल 52 प्रोवाइड्स फॉर, किसके लिए प्रोवाइड करता है?
अनुच्छेद 52 किसका प्रावधान करता है? ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है लोकसभा के एमपीज, राज्यसभा और स्टेट एमएलएज प्लस दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन, दिल्ली एंड पुडुचेरी के यूनियन टेरिटरी के एमएलएज। तो इसमें सीधा आ जाएगा इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएज। ध्यान ये रहे कि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब नॉमिनेटेड एमपी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 44, द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज। तो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट का नॉर्मल टर्म कितना होता है? 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है? प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, मतलब 2/3 ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब 2/3 ऑफ एब्सोल्यूट मेंबर्स। तो लोकसभा में 545 का 2/3 और राज्यसभा में भी 2/3, तो इस हिसाब से इसे हटाया जाता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 46, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में किसकी चर्चा है? वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा है। 47, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। भारत का उपराष्ट्रपति पदेन किस सदन का सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का सभापति होता है। ध्यान रखना कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 48, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है? प्रेसिडेंट को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज द्वारा चुनाव किया जाता है, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 49, अब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे आ जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। ये भी याद रख लेना कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सामूहिक रूप से, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और इंडिविजुअली रूप से किसके? इंडिविजुअली रूप से प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 51, द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। प्रेसिडेंट के पास क्या होती है? ये बस संवैधानिक होती है कि संविधान में ये है, बट रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, द मैक्सिमम साइज ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लिमिटेड टू व्हाट परसेंटेज ऑफ द लोकसभा स्ट्रेंथ। केंद्रीय मंत्री परिषद का अधिकतम आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत तक सीमित है? तो ये 15% तक सीमित है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा पार्लियामेंट, संसद। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 53 है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ। भारत की संसद में शामिल है। तो भारत की संसद में क्या क्या शामिल है? भारत की संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा मिलकर संसद को बनाती है। क्वेश्चन नंबर 54, विच इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। लेकिन ये मेंबर्स का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन सभा का कार्यकाल, जो राज्यसभा का पूर्ण कार्यकाल है, वो अनंत है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है। क्वेश्चन नंबर 55, द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है,
ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, 6 वर्ष हो सकता है, लेकिन हमें पूछा नॉर्मल टर्म तो 5 वर्ष ही होता है। क्वेश्चन नंबर 56, द मिनिमम एज फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए 35 वर्ष। तो यही हमारा पूछा किसका, लोकसभा का, तो लोकसभा का 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 57, द मिनिमम एज फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के लिए कितना डिस्कस किया, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 58, हु प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 59, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन। मनी बिल को किस में इंट्रोड्यूस किया जाता है? मतलब धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, हु सर्टिफाइज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाणन कौन करता है? धन विधेयक का प्रमाणन जो है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 60 आगे आ जाता है, अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 61, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज कितनी है? 62 वर्ष है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है। सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज 65 है, और हाई कोर्ट के जज की 62 है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज की 60 है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज की 60, हाई कोर्ट की 62 और सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 63, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, कोलोजियम के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जिसमें 4+1 मेंबर होते हैं, मतलब जजेस होते हैं। तो लेकिन नियुक्ति कौन करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, द सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द। सर्वोच्च न्यायालय को किसका संरक्षक कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय किसका संरक्षक है? सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 65, आर्टिकल 143 रिलेट्स टू प्रेसिडेंट्स पावर टू सीक द ओपिनियन ऑफ द। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की किससे राय लेने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 143 में इस चीज की चर्चा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकता है, राय ले सकता है। तो इसी की चर्चा है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से। 65 का सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार में। क्वेश्चन नंबर 66, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द। गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, द नॉर्मल टर्म ऑफ अ गवर्नर। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 68, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ गवर्नर। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यपाल बनने के लिए प्रेसिडेंट के समान आयु होनी चाहिए, वो भी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 69, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मतलब गवर्नर के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो ये विधान मंडल मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी होगा। और इंडिविजुअली रूप से तो जैसा हमने उसमें पढ़ा था, यूनियन वाले में क्या पढ़ा था, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और इंडिविजुअल रूप से प्रेसिडेंट के प्रति। तो सिमिलरली इसमें सामूहिक रूप से लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति और इंडिविजुअल रूप से गवर्नर के प्रति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में आगे संवैधानिक निकाय में। क्वेश्चन नंबर 71 है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में है। क्वेश्चन नंबर 72, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया जाता है, 280 के अकॉर्डिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कैग होता है, कैग कैग क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस में है? इसका उल्लेख आर्टिकल 148 में, मतलब 148 में इसकी चर्चा है। 74, द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कैग है, कैग को कौन नियुक्त करता है? कैग को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, और इसकी चर्चा किसमें? आर्टिकल 148 में। तो प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इमरजेंसी वाले में आ जाते हैं हम। नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड अंडर। तो इमरजेंसी प्रोविजन में हम देखते हैं कि 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, आर्टिकल 352, 356, 360। तो 352 में चर्चा है किसकी? नेशनल इमरजेंसी की, मतलब राष्ट्रीय आपात। 356 में किसकी चर्चा है? राज्य आपात, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और 360 में किसकी चर्चा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसमें पूछा नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी किस में है? 352 में। प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट इज इम्पोज्ड अंडर। तो प्रेसिडेंट रूल मतलब राज्य आपात। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है? वो उसके तो अलग अलग कंडीशंस है, लेकिन ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगता है? ये अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग लगता है। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन नंबर, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोवाइडेड अंडर। फाइनेंशियल इमरजेंसी किसमें? मतलब वित्तीय आपात, ये 360 में इसकी चर्चा है। 79 है, राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपात घोषित करने, मतलब नेशनल इमरजेंसी घोषित करने के 3 क्राइटेरियाज होते हैं, 3 बेसिस पर इसे कर दिया जाता है। एक तो होता है कि देश में अगर आर्म्ड रेबेलियन हो गया हो, मतलब सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, या बाहरी आक्रमण हो गया हो, या युद्ध हो गया हो। तो इन 3 कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आ जाता है पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज एवं नगर पालिकाएं। क्वेश्चन नंबर 80 है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन जो होता है 1993 में, 1992-1993 के आसपास, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये पंचायती राज से रिलेटेड है। 74वां किससे रिलेटेड है? ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 74th कॉन्स्टिट्यूशन, 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? ये नगर पालिका से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 82 है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में? ये भाग 9 में इसकी चर्चा है। म्युनिसिपैलिटीज आर कवर्ड अंडर, नगर पालिका की चर्चा किसमें? भाग 9 के ए में है, मतलब क्लॉज ए में है। क्वेश्चन नंबर 84, द 11th शेड्यूल डील्स विद। 11th शेड्यूल किससे डील करता है? 11th शेड्यूल पंचायत से डील करता है। पंचायत जो कब जोड़ा गया था? 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा। द 12th शेड्यूल डील्स विद, 12वां शेड्यूल किससे रिलेटेड है? मतलब 12वीं अनुसूची का संबंध म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अमेंडमेंट्स एंड शेड्यूल, संशोधन एवं अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 86 है, द एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब दल बदल विरोधी कानून जो था, ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 1985 में, राजीव गांधी के टाइम पे। और ये कौन सी अनुसूची में? ये 10वीं अनुसूची में इसकी चर्चा है। ये संशोधन कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसमें दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में है। क्वेश्चन नंबर 87, द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। मतलब पहले वोटिंग एज क्या थी? 21 थी, बाद में क्या किया? 18।
तो ये कौन से अमेंडमेंट से किया गया? ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, इसी से ये प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 89, द राइट टू एजुकेशन वाज मेड फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट? हमने ऊपर भी देखा था जब डीपीएसपी देख रहे थे या फंडामेंटल राइट्स देख रहे थे, उसमें 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसके तहत राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। पहले ये डीपीएसपी में था। क्वेश्चन नंबर 90 है, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो जीएसटी को कब इंट्रोड्यूस किया गया? 101 अमेंडमेंट जो था 101 वाला, इससे जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मिक्स्ड हाई फ्रीक्वेंसी एसएससी पॉलिटी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 91, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर करंटली प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनिशियली 8 थे, अब 12 है, 4 जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? इसमें 22 भाषाएं शामिल है। टोटल 22 languages are included in the 8th schedule of the Indian Constitution. क्वेश्चन नंबर 93 है, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स? फर्स्ट शेड्यूल में किसकी चर्चा है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की चर्चा है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 94, विच शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स? शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब से कौन सी अनुसूची संबंधित है? 5वीं से। 6ठी में क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम अनुसूचित राज्यों की चर्चा है। 7th शेड्यूल में किसकी चर्चा है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा है। 4th शेड्यूल में क्या चर्चा है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन की चर्चा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 95, द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची संबंधित है संघ, राज्य और समवर्ती सूची, मतलब यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट से। 96 क्वेश्चन नंबर है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संशोधन लघु संविधान कहा जाता है, जो कब हुआ था? जो 1976 में हुआ था, ड्यूरिंग द रेन ऑफ इंदिरा गांधी। 97 है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज प्रोपाउंडेड इन विच केस? मूल संरचना सिद्धांत ये कब प्रतिपादित किया गया था? ये 1973 में प्रतिपादित किया गया था, और जो ये विवाद था, जो ये केस था, वो केशवानंद भारती केस था। क्वेश्चन नंबर 98, विच आर्टिकल डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट abolishes द प्रीवी पर्सेज ऑफ फॉर्मर रूलर्स? किस संविधान संशोधन द्वारा पूर्व शासकों के प्रीवी पर समाप्त कर दिए गए? तो ये इसमें भी इंदिरा गांधी का हाथ था। 1971 में 26वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 26th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1971 में। Which body is responsible for the conducting of elections of parliament and state legislature? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। इलेक्शन कमीशन करवाएगा। संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव कराने के लिए निकाय जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। इलेक्शन कमीशन है। अब ये तो हो गया हमारा 100 क्वेश्चन पूरे। तो जैसे कि हमें आइडिया लग रहा है कि सितंबर में एसएससी सीजीएल का प्री होने वाला है, तो प्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, और इनमें सबसे मेन टॉपिक्स जो है वो सबसे पहले अनुसूची याद कर लेना, फिर पार्ट्स याद कर लेना, लास्ट में अमेंडमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये जितने क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट है, और ये फैक्चुअल है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, याद है तो कर लोगे, नहीं तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये एसएससी सीजीएल के टॉप 100 पॉलिटी हो गए। अब मैं किसी और सब्जेक्ट के भी टॉप 100 क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करें। तो ये एसएससी सीजीएल वालों के लिए एक
वरदान साबित होगा। सपोर्ट करें एसएससी के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।